नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष देवन नक्सल। दोस्तों, एक सवाल है जो करीब करीब सबके मन में रहता है और खास करके जो यंग लोग हैं, एजुकेशन कंप्लीट हुआ है या कंप्लीट होने को जा रहा है, और एक सवाल रहता है मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी में पर्पस क्या है, मेरे लाइफ का मकसद क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग तो बड़े सॉर्टेड होते हैं और बहुत ही यूनिडायरेक्शनल होते हैं। वो कहते हैं यार मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे बस अगला कदम लेना है, इंटर्नशिप करना है कहीं पे और फिर नौकरी ढूंढना है और नौकरी करना है। ये कुछ लोगों का डील रहता है, वो ठीक है, अच्छा है, सही है। और कुछ और लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे पिताजी का बिजनेस है, इतना बड़ा कारोबार है, वो जिस टाइप का भी कारोबार हो, प्रोफेशनल फर्म हो सकता है, सीए फर्म, लॉ फर्म वगैरह है, या फिर फैमिली बिजनेस है, पेपर रिटेलिंग वगैरह जो कुछ भी है, बस उसमें बैठना है। तो मैं तो सॉर्टेड हूं और फिर शादी करना है और शादी करके फिर नॉर्मल परिवार चलाना है, बच्चे होंगे इन ड्यू कोर्स, मेरे लिए मेरा लाइफ सेट है। तो जिन लोगों के लिए उनका लाइफ सेट है और जिनके मन में ये प्रश्न नहीं है कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा मकसद क्या है, जीने का मकसद क्या है, तो उनके लाइफ में मैं वो सवाल उठाना भी नहीं चाहता हूं। मैं इसलिए उठाना नहीं चाहता हूं क्योंकि जो चीज एक सेटल्ड है, आप क्यों उसको छेड़ रहे हो। अगर वो सही है, वो कन्विंस्ड है और उनके लिए वो सही है, तो बस हो गया, सॉर्टेड। कुछ लोग हैं वो उससे आगे निकल चुके हैं, करियर के ट्रैक पे आ गए हैं, बीवी बच्चे हो गए हैं, फैमिली के एक ट्रैक पर चढ़ गए हैं और वो ट्रैक उनको अपनी कम से कम मंजिल दिखे ना दिखे लेकिन रास्ता तो दिखता है, रास्ता क्लियर है कि भाई क्या करना है तो ये करना है, ये साल क्या करना है, ये करना है, अगले साल क्या करना है, ये करना है। तो एक तरह से उनके सामने उनका ट्रैक दिखाई देता है। वो कोहरे में नहीं है, वो फॉग में ढूंढ नहीं रहे हैं मेरा रास्ता कहां है, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, वो सब नहीं है। देयर इज नो सस्पेंस। तो जब सस्पेंस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एक इट्स अ गुड प्लेस टू बी इन लाइफ कि भाई मैं जानता हूं मैं कहां जा रहा हूं, मेरी मंजिल क्या है, मेरा जो ट्रैक है वो दिल्ली के तरफ जा रहा है, ये ट्रेन और रफ्तार से बढ़ रहा है, मैं जा रहा हूं, दिल्ली जा रहा हूं, और उसमें डाउट करने की जरूरत क्या है, सोचने की जरूरत क्या है। बहुत सही, परफेक्ट। कुछ और लोग होते हैं जिनके मन में एक सवाल रहता है और वो एक एग्जिस्टेंशियल सवाल है। उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ में एक क्रॉसरोड्स पर, एक चौराहे पे खड़े हैं, या फिर चौराहा भी नहीं, खुला मैदान। मैं कहां जाऊं, मैं क्या करूं, मेरी लाइफ का मकसद क्या है। मेरे सामने कोई क्लियर ट्रैक दिख नहीं रहा है। होगा किसी का पापा का बिजनेस वगैरह होगा, लेकिन वो ये भी कहते हैं आई डोंट सी माई सेल्फ डूइंग दैट। मैं जब मेरे भविष्य को देखता हूं तो मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि मैं अपने पापा के बिजनेस में बैठ जाऊंगा। मुझे वो वहां पे मुझे भविष्य नहीं दिखाई दे रहा। आई डोंट सी अ फ्यूचर। या मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैंने इंजीनियरिंग किया है, जो भी किया है, अब मुझे वहां पे फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा है, मैं ब्लैंक हूं। और ये सवाल जो आते हैं, एग्जिस्टेंशियल सवाल, कुछ ऐसे फ्रेम किए जाते हैं, थोड़ा रिलीजियस तरीके से फ्रेम किया जाता है। सवाल क्या है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मतलब मैं जी रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म किस रास्ते पर निकल पड़ूं, मेरी मंजिल क्या है, मेरा रास्ता क्या है, मेरा डायरेक्शन क्या है, कल सुबह मुझे उठ के क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन से मुझे काम करना चाहिए। या फिर इस तरह से फ्रेम किया जाता है मैं जी रहा हूं तो किस लिए जी रहा हूं, मैं किसके लिए जी रहा हूं, मैं क्यों जी रहा हूं, जीने का मकसद। तो इस सवाल को लोग एक रिलीजियस डायरेक्शन दे देते हैं
और भगवान के टर्म्स में इंटरप्रेट करते हैं, और पूछते भी हैं तो अपने गुरु या अपने मौलाना से पूछते हैं, किसी धर्म गुरु के पास जाके पूछते हैं, अपना श्री श्री रविशंकर या सदगुरु जगी वासुदेव से पूछेंगे कि सर मुझे क्या करना चाहिए। तो जब आप ऐसे लोगों से पूछते हो तो उसमें जवाब क्या आता है? भाई वो लोग तो धर्म गुरु हैं। मौलाना से पूछोगे तो वो कहेगा आके मस्जिद में माथा टेको और रमजान के महीने में आप रोजा रखो, यही सब कहने वाला है। अल्लाह पे ध्यान दो, कुरान को 10 बार पढ़ लो, यही सब कहेगा। अपने दिल में उतारो। वो नेचुरली आप जिससे पूछ रहे हो वो सवाल, उसका जवाब वही मिलने वाला है ना। और अगर श्री श्री रविशंकर से पूछोगे तो वो अपने हिसाब से कहेगा। तो धर्मिष्ठ लोग, जो लोग धर्म के चश्मे पहन के देख रहे हैं, वो उसी सवाल को हमेशा धर्म के मामले में यानी धर्म के तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। आपके लाइफ को एक तरह से उनके सामने लाके रख देते हो और कहते हो मैं आपको सुपुर्द करने को तैयार हूं। अब धर्म गुरु है भाई, लेकिन इंसान भी तो है। वो कहेगा यार मुझे एक वॉलंटियर मिल रहा है। आपने अगर सीए पढ़ा है, वो कहेगा हाँ मेरे आश्रम में सीए की जरूरत है, वो आके आप सेवा करो, आप वॉलंटियर करो, मेरे आश्रम में रहो। आप कहोगे मैं बीवी बच्चे वाला हूं, हाँ बीवी बच्चे को भी ले जाओ भाई, लेके आ जाओ मेरे आश्रम में। और ऑब्वियसली फिर थोड़ा बहुत कुछ तो रिक्वायरमेंट होगा। वो कहेगा यार इतने का डोनेशन करो। जब जाओ मेरे असिस्टेंट से बात करो, वो कहेगा बेटा भक्त इधर आ, उनको जरा समझा दे क्या करना है, कैसे हमारे आश्रम में आके आश्रमाइट बनना है, आश्रम का इनमेट। तो आश्रम के सारे रूल्स को फॉलो करो, ब्रह्मचर्य करो, ये करो वो करो, सेवा करो और रहो हमारे आश्रम में। बहुत अच्छी बात है। तो उसको एक वॉलंटियर मिल जाता है, और एक हो सकता है कि मैनेजमेंट के लिए कोई बंदा मिल जाता है जो उसके पूरे अफेयर्स को मैनेज करेगा। वो कहता है बहुत सही आदमी है ये। तो वो अपने चश्मे पहन के देखते हैं। आप गुरु से पूछोगे, गुरु वाला चश्मा पहन के एक जवाब मिलेगा। एक सवाल ये होता है कि मैं कौन हूं, और उसका सबसे बेसिक जवाब होता है मैं एक ह्यूमन एनिमल हूं, मैं एक जानवर हूं, एक प्राणी हूं, और प्राणी होने के नाते मेरे जानवर वाले नीड्स को एक बार देखूं। जानवर वाले नीड्स, तो इमीडिएटली आपका दिमाग में जाएगा सेक्स के बारे में बोलने जा रहा है ये बंदा। नहीं, मैं सेक्स की बात नहीं करने जा रहा हूं, या नॉट नेसेसरीली सिर्फ सेक्स की बात करूंगा। बहुत सारी और चीजें हैं जानवर होने के नाते। आप एक जानवर हो, एक प्राणी हो, आपकी बहुत सारी नीड्स हैं। एक नीड ये है कि आप अपने लाइफ स्पान में जो एक स्टेज आता है, वो स्टेज को फुलफिल कर रहे हो या नहीं। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो आप 20, 25 या इवन 30 साल के बंदे हो या बंदी हो। अगर मैं आपसे कहूं, जस्ट थिंक अबाउट दिस, कि करियर के तरफ ध्यान दो बेटा, सिर्फ करियर देखो और कुछ मत देखो, करियर में तरक्की करनी है। सवाल यह रहता है, आर यू फुलफिलिंग योर नीड्स एज अ ह्यूमन एनिमल। आप जो प्राणी हो, आपकी एक जवानी है, 20 और 30 साल के बीच में या 35 साल तक आपकी एक जवानी है, आपका एक यूथफुलनेस है। उस यूथफुलनेस को दबाकर, उस यूथफुलनेस के प्रोडक्टिविटी को, यूथफुलनेस है तो मतलब उसमें आपका एक प्रोडक्टिविटी है, आप कुछ कर सकते हो, करने की क्षमता रखते हो। अगर कोई भी समाज आपसे ये चाहता है कि यार ये अपनी जवानी अपने एक्सप्रेस मत करो, जवानी को एक्सप्रेस मत करो, आप
मर्द हो, आप स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो, आप फास्ट हो, आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है फिजिकली, भाई वो सब एक्सप्रेस मत करो। आप बैंकर हो, बैंकिंग की नौकरी करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, इसी में सबकी भलाई है, समाज की भलाई है। बैंकिंग करो, 9 to 5 जॉब करो, टाई पहनो, अच्छे से सफेद कपड़े पहनो, ऑफिस में बैठो, लैपटॉप पर काम करो, कम्युनिकेशंस करो, ये लेना देना, खरीदना बेचना, ट्रांजैक्शंस, ये सब, इसके बारे में ध्यान दो। अपना पूरा जो ध्यान है, अपनी जवानी का जो पूरा एनर्जी है, वो ये बैंकिंग जॉब में डाल दो। इससे क्या होगा भाई, तुम तरक्की करोगे, तुम्हारा करियर बनेगा। हो सकता है कि तुम HDFC बैंक या ICICI बैंक के कहीं मिड लेवल या टॉप लेवल मैनेजमेंट में पहुंच जाओगे। रियलिस्टिक गोल्स हैं, ये सब करो। लेकिन ये सब करने में एक इंट्रिंसिकली एक चीज आ जाती है कि अपने अंदर की जो जवानी है, जवानी को वेस्ट करना पड़ेगा। अपने लाइफ की जवानी, तुम जवान हो, तुम्हारे अंदर ट्रैकिंग की एबिलिटी है, रनिंग की एबिलिटी है, शौक भी था, शौक भी है, शायद अभी भी है, माउंटेन क्लाइंबिंग करना चाहते हो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स करना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो, बाइकिंग करना चाहते हो, भारत का सैर करना चाहते हो, दुनिया का सैर करना चाहते हो, वो सब बेटा छोड़ो, वो सब मत करो, वो सब मत करो, नौकरी पे फोकस करो। तो यहां पर एक सामाजिक प्रेशर आपके ऊपर आ जाता है कि अपनी नौकरी के ऊपर अपनी जवानी, बेसिकली अपनी जवानी को सैक्रिफाइस कर दो, उसको कुर्बान कर दो, या उसको नकार दो। भाई जवानी क्या, बुढ़ापा क्या, मिडिल एज क्या, सब सेम है, बस नौकरी पे लगे रहना है, यही मेरा काम है। अगर आप ऐसे सोचते हो, वैसे बहुत सारे आपके पैशंस हो सकते हैं, गाने के पैशंस हो सकते हैं, आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ऐसा पैशन हो सकता है। यानी जवानी डजंट एक्सप्रेस इटसेल्फ ओनली इन स्ट्रेन्यूअस वेज कि भाई मैं माउंटेन क्लाइंबिंग करूंगा, जवानी वही नहीं है। जवानी में आप, हो सकता है आप पेंटिंग करना चाहते हो, आपके अंदर का जो सेक्सुअल एनर्जी है या साइकिक एनर्जी है, मेंटल साइकोलॉजिकल एनर्जी है, आपके अंदर इमोशंस दौड़ रहे हैं, उन इमोशंस को आप शायद पेंटिंग में एक्सप्रेस करना चाहोगे, म्यूजिक में एक्सप्रेस करना चाहोगे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखोगे तो हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे कलाकार हो सकते हो। या फिर यह भी हो सकता है कि आप मीडियोकर कलाकार, बहुत अच्छे कलाकार नहीं होंगे। जरूरी नहीं है कि आप टॉप 10 में गिने जाओगे या टॉप 50 में गिने जाओगे। हो सकता है आप एक और गवैया, एक अच्छा गवैया, एक डिसेंट गवैया बन के रह जाओगे, एक डिसेंट तबलची बन के रह जाओगे, एक डिसेंट फ्लूट प्लेयर, ऑर्केस्ट्रा में फ्लूट बजाता है, वो बन के रह जाओगे। हो सकता है, जरूरी नहीं है फॉलोइंग योर पैशन आपको एक अमेजिंग जगह पे लेके जाएगा, जरूरी नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अगर अपनी जवानी को फॉलो करते हो, अगर अपनी जवानी के जो इंपल्सेस हैं उसे फॉलो करोगे, विल यू बी सेटिस्फाइड? क्या आपको एक संतोष मिलेगा, एक सुकून मिलेगा कि मुझे जो करना था मेरे लाइफ के साथ मैंने किया, मुझे म्यूजिक में इंटरेस्ट था और मैंने मेरे म्यूजिक के इंटरेस्ट को एक्सप्रेस किया। मुझे, आपका पैशन टीचिंग हो सकता है, कुछ लोगों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, अंदर से एक उनके अंदर से वो वोकेशन है, तो वो टीचिंग कर सकते हैं। अब टीचिंग करके कहां पहुंचे? अरे ठीक है यार, एक कोचिंग क्लासेस स्टार्ट किया, कुछ किया, या जो भी मेंटोरिंग किया, जो भी किया, मुझे सुकून है कि मेरे अंदर का जो पैशन था उसको मैंने एक्सप्रेस किया।
बहुत कुछ कमाया, मे बी नॉट। थोड़ा बहुत कमाया, हाँ थोड़ा बहुत तो कमाया, या नहीं कमाया, हाँ मुझे कमाने की जरूरत नहीं थी, नहीं भी कमाया, चलो। लेकिन मेरे पैशन को मैंने फॉलो किया और मैंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। अगर आप 40 साल 50 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते आपको ये लगता है, आपको इस चीज का सेटिस्फैक्शन मिलता है, इज इट वर्थवाइल और नॉट? आपसे सवाल है, आप ही इसका जवाब दो। और आप अगर कहते हो, आपके अंदर का इंसान अगर कह रहा है कि नहीं क्रिश, मेरा पैशन है कि मैं महीने के 2 लाख रुपए कमाऊं, 4 लाख रुपए कमाऊं, 6 लाख रुपए कमाऊं, मेरा पैशन है कि मैं 2 BHK से मैं 5 BHK में जाऊं, या सिंगल रूम से मैं अपने घर को, मेरे परिवार वालों को एक अच्छे माहौल में शिफ्ट करूं, ये मेरा पैशन है। तो सही है, तो वो पैशन को फॉलो करो। तो फिर क्या करना है? रास्ता क्लियर है, रास्ता समझ में आ गया। रास्ता क्या है? थोड़ा सा जो कह रहा हूं वो इट मे साउंड नॉट सो गुड, गो वेयर द मनी टेक्स यू। फॉलो करो उस चीज को, अपने ड्रीम को फॉलो करो कि भाई मुझे एक 3 BHK खरीदना है, हमारी फैमिली एक चौल में रह रही है या एक छोटे से 1 BHK में रह रहे हैं हम लोग, और मैं खुश नहीं हूं, मैं बड़ा घर लेना चाहता हूं, ठीक है, गुड, सेंसिबली फॉलो करो अपने ड्रीम को, लेकिन फॉलो करो। उस ड्रीम के लिए जो करना पड़ता है वो करो। आप सोचो, कहीं पे आप दिन के 1000 रुपए कमा रहे हो, तो ये सोचो अब दिन के 1500 या 2000 कैसे कमाऊं, कहां पर कमाऊं। अगर 2000 कमा रहे हो और आपको कम पड़ रहा है, तो सोचो मैं इसको 5000 पर डे कैसे करूं, कैसे करूं। ये आप एक्टिवली उसी में लग जाओ, फोकस उसी पे डालो। आजकल काफी कॉमन हो रहा है डाइवोर्सेस, ब्रोकन मैरिजेस, ये सब बहुत ही कॉमन हो रहे हैं। ऐसे मुझे मेरे कुछ वकील दोस्तों ने बताया कि तो यार इट इज ऑन द राइज, जबरदस्त इंक्रीज है मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स में। ये प्रॉब्लम है, समाज का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है और हम उसे देख नहीं रहे हैं। और सब लोग अपने प्रॉब्लम को अपना शर्म बना के छुपा रहे हैं, सब लोग। कोई खुल के बात नहीं करना चाह रहा है। तो ये सवाल है, जो लोग ऑलरेडी ऐसे सफर कर रहे हैं, मर्द लोग, औरतें भी, कोई कहता है मेरा हस्बैंड मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के चला गया, मैं मेरे बच्चे को ब्रिंग अप कर रही हूं, लेकिन मैं जवान भी हूं, मैं जवान औरत हूं, जवान औरतों की जरूरत है, मैं सिर्फ मां नहीं हूं। मेरा उम्र 32 साल है या 33 साल है, और मेरे बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, एक 2 साल का है, एक 3 साल का है, और मैं फिर भी जवान हूं, और मेरे सेक्सुअल नीड्स हैं, और मेरे पति मुझे छोड़ के गए हैं, और डाइवोर्स अभी पूरा हुआ नहीं है। डाइवोर्स का पेपर वर्क और कोर्ट केस और ये सब अभी चल रहा है। मैं क्या करूं? मैं अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्रेस कैसे करूं? तो है ये, उसका जवाब क्या हो सकता है? धर्म और मजहब और समाज के चश्मे पहन के देखोगे तो उसका जवाब यही रहेगा, भाई कुंवारी रहो, कुछ मत करो, बच्चों की मां बन के रहो। लेकिन ह्यूमन एनिमल के चश्मे पहन के देखोगे तो उसका जवाब है कि भाई बी केयरफुल, लेकिन किसी मर्द के साथ दोस्ती करो। दोस्ती में जो सब कुछ होता है, लेट आपका जो सेक्सुअलिटी है उसको एक्सप्रेस करो। आपका जो दोस्ती है, वो दोस्ती इज नॉट जस्ट
प्लेटोनिक, वो एक सेक्सुअल दोस्ती होगी, आपकी जरूरत है, उसकी जरूरत है, या एक से ज्यादा भी मर्द हो सकते हैं। कैजुअल रखते हो तो हो सकता है। अब केयरफुल रहो, संभालो, रिस्क हैं, डेंजर्स हैं, बहुत सारे टाइप के हैं, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं। आप औरत हो, औरतों को पता होता है ये सब कि डेंजर्स हैं, क्या 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 खतरे हैं, बोलने की मुझे क्या जरूरत है। लेकिन लिव योर लाइफ, आपकी जवानी है, अब जवानी तो दोबारा लौट के नहीं आएगी। मगर अगर कोई ऐसे धर्मगुरु बन के कह देता है कि नहीं बेटा अपने ऊपर संयम रखो, अरे भेंचो, संयम वयम तू बोल रहा है, बे बूढ़ा हो गया, अब तेरे अंदर कोई जवानी की आग है नहीं, अब तू संयम बोल रहा है। लाइफ मेरा है, मेरी लाइफ में मैं कैसे पूरी तरह से जीऊं, मेरी जवानी को मैं एक्सप्रेस ना करूं। संयम, क्योंकि समाज, क्योंकि धर्म, क्योंकि भगवान को मैं अपने प्राइवेट पार्ट्स के साथ क्या करती हूं, उसमें भगवान को भी दखल देना है। तो बात सही है। अब संयम करना न करना, कितना करना, कब न करना, कब छोड़ना, कब उठाना, वो सब आपके ऊपर है। एज एन इंडिविजुअल आप करो, जो आपको ठीक लगता है वो करो, और आपके लॉन्ग टर्म भी सोचो कि ये सेफ है, कितना सेफ है, कहाँ पे सेफ है, कहाँ तक सेफ है, किस जगह पर सेफ है, कौन सेफ है, सेफ्टी कौन मुझे इमोशनली डैमेज करके नहीं जाएगा, किसके साथ अंडरस्टैंडिंग क्लियर है और किसके साथ अंडरस्टैंडिंग बड़ा डेंजरस है कि वो कभी भी पता नहीं, आई डोंट नो किस तरह से जा सकता है। इट कैन, ही में प्रपोज, अब प्रपोज किया तो भाई आपको कहना पड़ेगा यार ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करने से पहले हम कर सकते हैं, वी कैन बी इन अ स्टेडी रिलेशनशिप, बट दीज आर द कंस्ट्रेंट्स, ये सब हैं, मेरे बच्चे हैं। और ये आपको एक ऑनेस्टी के साथ चलना चाहिए। अब कितना ऑनेस्टी, क्या बताना, क्या छुपाना, कितना छुपाना, कितना शुगर कोटिंग करके या कितना डेकोरेट करके लाली लिपस्टिक लगा के दिखाना है सामने, दुनिया के सामने। कोई 100% ऑनेस्ट तो है नहीं, कोई अपने आप को 100% ऑनेस्ट बन के दुनिया के सामने नंगा होके घूमता नहीं है, कोई नहीं घूमता है। तो आपसे भी ये मांग नहीं है, कोई किसी की मांग नहीं हो सकती है कि 100% नंगा होके खुला सब कुछ अपने फैक्ट्स दुनिया के सामने रख दो। नो, ऐसे नहीं होता है। दुनिया है। अगर आप नंगे घूमोगे तो वो फाड़ के खा जाएंगे आपको, आप जानते हो, सही जानते हो। ऑनेस्टी इज नॉट, ऑनेस्टी का मतलब नेकेडनेस नहीं होता है। लेकिन जिस रिश्ते में आप हो, उस रिश्ते के मर्यादे को पालना, उस रिश्ते के मर्यादे के हिसाब से आप एक अपने बारे में बताओ, कुछ छुपाओ, कुछ प्ले डाउन करो, कुछ बताने के समय पे बताओ। तो ये सब एक्सपेक्टेड है, नॉर्मल है। और सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में, 1-to-1 रिलेशनशिप्स में, बॉय गर्ल, मैन वुमन रिलेशनशिप्स में है, ये सब एक्सपेक्टेड है। टफ रोड, ऑफ कोर्स इट्स अ टफ रोड, देयर इज नो इजी आंसर। इसमें कोई आसानी का कोई रास्ता नहीं है, और वो कोई बुरी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बैड थिंग। यहां पे कोई धर्म की बात नहीं हो रही है कि आपका धर्म क्या है, आपको भगवान आपके बारे में क्या सोचेगा और आपका गुरु आपके बारे में क्या सोचेगा। भाई इमेजिनरी चीजें हैं ये सब। आपका गुरु आपके बारे में क्या सोचेगा, गुरु डजंट गिव अ फक। एंड गुरु डजंट हैव अ राइट टू गिव अ फक। वो क्यों आपके बारे में कुछ भी सोचेगा? वो आपके ऊपर पीयर प्रेशर क्यों एग्जर्ट करेगा? नहीं करना चाहिए। या कोई भी आपके बारे में सोचे, आपके परिवार वाले आपके बारे में क्या सोचेंगे, डजंट मैटर। सवाल यह है आपके अंदर के आदमी को सेटिस्फैक्शन कहां पे मिलने वाला है, या आपके अंदर की औरत को सेटिस्फैक्शन कहां पर मिलने वाला है। और अगर आपका जवाब एज अ वुमन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत प्लेन है, हो सकता है ये एक करियर गोल हो सकता है फॉर अ वुमन,
भाई मेरा एक अच्छा घर होना चाहिए, एक अच्छे पति से शादी करूं, एक अच्छे इंसान से शादी करूं, बच्चे पैदा करूं, घर को बहुत सुंदर सजा के रखूं, और मुझे अपने आप को अच्छे से सुंदर सजा के रखना है, परिवार को अच्छा खिलाना पिलाना है, अच्छी जिंदगी जीना है, ताकि जब मैं 50-60 साल की उम्र की हो जाऊंगी तो मेरे पास एक हंसता खेलता परिवार हो, बच्चे हो, बच्चों की शादी हो गई हो, शादी हो के उनके पोते हो गए, मैंने उनके बच्चे हो गए हों, मेरे गोद में मेरे पोते खेले। मैं ये चाहती हूं। इट्स अ करियर गोल, इट्स अ लाइफ गोल, इट्स अ विजन। अब अगर ये विजन है तो आपको किसी के प्रेशर में आके, समाज के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके नौकरी करने की जरूरत नहीं है। लुक फॉर समवन टू मैरी एंड बी वेरी क्लियर, बी वेरी क्लियर। भाई मैं एक शादी में जा रही हूं, मुझे शादी करनी है, आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई वॉन्ट टू बी अ हाउसवाइफ, आई वॉन्ट टू बी अ मदर। क्लियर विजन लेके चलो, वेरी गुड, कोई उसमें जजमेंट नहीं है। मतलब ऑफ ट्रैक जाना चाहिए, ऑफ बीट जाना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, कुछ हटके करना चाहिए, क्यों? जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी, नॉट एट ऑल नेसेसरी। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हो इसके बारे में क्लैरिटी चाहिए। अब वो कहने के लिए अपने आप से सवाल, सही सवाल पूछना पड़ता है कि मैं अपनी जिंदगी से क्या चाहती हूं, मेरे प्रायोरिटीज क्या है, मेरे कोर वैल्यूज क्या है, मेरे कोर वैल्यूज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप औरत हो और आपके कोर वैल्यूज ऐसे हैं कि मैं किसी मर्द की सेवा नहीं करूंगी, ठीक है, गुड। अब सेवा नहीं करोगी तो हाउसवाइफ बनना आपके लिए शायद ठीक नहीं रहेगा, वो एज अ विजन। क्योंकि विजन स्टेटमेंट में और आप जो चाहते हो उसमें एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है। मैं नारी शक्ति के लिए काम करना चाहती हूं, इट्स अ गुड ऑब्जेक्टिव बाय द वे, ऐसे नहीं, मैं उसकी मजाक भी नहीं कर रहा हूं। नारी शक्ति, विमेन्स एम्पावरमेंट जरूरी भी है, आज के जमाने में भी जरूरी है। और कुछ ऐसे जगह है, पिछड़े हुए जगह है भारत में, जहां पर बहुत जरूरी है वो औरतों को एजुकेट करना, औरतों को आगे लाना, उनके राइट्स के बारे में सिखाना, उनको बेसिक सैनिटरी पैड्स और ये टाइप की चीजों के बारे में समझाना, कॉन्डोम्स के बारे में समझाना, उनके सेक्सुअल राइट्स के बारे में समझाना, उनका अपने बॉडी ऑटोनॉमी होता है, दे ओन देयर बॉडी, वो चीज उनको समझाना, सही, बहुत परफेक्ट है। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर विमेन्स इमेंसिपेशन, उनको मैं आजादी दिलाना चाहती हूं। औरतें आजाद नहीं है, और वो सच है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ये सच है। औरतें गुलाम की तरह रह रही हैं, ये सच है। तो आप ये सब करना चाहते हो तो फिर आप अगर हाउसवाइफ की तरफ बढ़ रहे हो तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ये मेरे ऑब्जेक्टिव्स और मेरी लाइफ के बीच में मिसमैच हो रहा है या नहीं है। अगर मिसमैच हो रहा है, अगर आप हाउसवाइफ हो चुके हो लेकिन आपके अंदर वो आग है कि मैं कुछ करना चाहती हूं, तो फिर आप सोचो उस आग को मैं एक्सप्रेशन कहां पर दूं। हो सकता है कि फिर भी हाउसवाइफ होके भी आप कुछ ना कुछ कर सकते हो सकता है कि आप समाज के लिए 2-4 घंटे दे सकते हो दिन में, और आपके बच्चे बड़े होने के बाद और भी पूरा 6-8 घंटे दे सकते हो दिन में, और आपके बच्चों के लिए आप आदर्श बन के रह सकते हो सकता है, ये इट इज पॉसिबल। लेकिन ये सब सोचना है आपको। अगर आपका विजन ये है कि आप गृहस्थ बन के रहना चाहती हो, आप गृहिणी बन के अपने बच्चों को पालना चाहती हो वगैरह,
तो उसके साथ में ये जो आपका दूसरा विजन है कि विमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम करना चाहती हूँ, ये दोनों मैच होते हैं या नहीं, या किस हद तक होते हैं? आप यू कैन मेक इट वर्क। विजन को और अपनी रियलिटी के साथ जोड़ के देखो कि कैसे चल सकता है। हो सकता है कि इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। हो सकता है कि आप गृहिणी हो इसलिए लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे क्योंकि आपको एक्सपीरियंस है। आप ऐसे कोई एक्टिविस्ट नहीं हो जो बाहर यानी अनमैरिड औरत हो जो कुछ शादी के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, सेक्स के बारे में कुछ जानती नहीं हो और बस भाषण देने गए। हो सकता है कि आप गृहिणी हो, उसका लोग इज्जत करेंगे और वो आपको हेल्प करेगा, वो चीज आपको असिस्ट करेगा अपने काम में। ये एक विजन हो सकता है। और आपका जो वो जो जिसको कंस्ट्रेंट आप समझ रहे हो कि भाई आप हाउसवाइफ हो तो ये नहीं कर सकते हैं, भाई क्यों नहीं कर सकते हो? वो कंस्ट्रेंट आपको हेल्प करेगा। वो कंस्ट्रेंट नहीं है, वो एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है, एक फैसिलिटेटिंग चीज बन जाता है आपके लाइफ में। तो इस तरह से आप अपने कंस्ट्रेंट्स को देखिए, अपने लाइफ के शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स को देखिए। आपको खुशी किस चीज में मिलती है ये आपको देखना है और खुद से सवाल करना है। धर्मगुरु लोगों को लगता है सबसे आसान तरीका यह है, डोंट डू इट। सेक्स एजुकेशन, बेटा सेक्स मत करो, खत्म। बेटा ब्रह्मचर्य पालो, इजी आंसर। लेकिन तुम्हारी जवानी जा रही है, उसका क्या? सेम वे समाज के पास अगर आप पूछोगे कि मैं क्या करूं, बेटा काम कर, बेटा नौकरी पे लग जा, बेटा धंधे पे बैठ जा, बेटा ये जवानी सवानी सब छोड़, तेरी जवानी तुझे भटका रही है। अरे यार, लेकिन मेरी जवानी मेरा रिसोर्स है। आई एम यंग टुडे। मैं आज ट्रैवल करूंगा तो मैं जानता हूं मैं कैसे एंजॉय करूंगा। अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और फिर मैं ट्रैवल करने निकलूंगा तो मैं 1 किलोमीटर चल के थक जाने वाला हूं। मैं क्या ट्रैवल करूंगा? जब मैं थक जाऊंगा मैं कैसे ट्रैवल करूंगा? मैं बस में बैठ के ट्रैवल करने निकलूंगा तो वो बस के सफर से मैं थक जाऊंगा, ट्रेन के सफर से मैं थक जाऊंगा, प्लेन के सफर से मैं थक जाऊंगा। थकान होता है बुढ़ापे में। बुढ़ापा क्या है? मेरे उम्र में थकान होता है। यू फील टायर्ड। तो अगर आप कहते हो मैं एंजॉय, आज अगर मैं ट्रैवल करने निकलूं, मैं उस तरह से नहीं एंजॉय कर सकता हूं जो मैं 25 साल की उम्र में अगर मैं ट्रैवल करता तो, या जितना मैंने ट्रैवलिंग किया है। 25 साल की उम्र में जो एनर्जी लेवल रहता है, जो एंजॉय करने की एक क्षमता रहती है, वो मेरे पास वो क्षमता नहीं रहा। और मैं प्रिटेंड नहीं कर सकता हूं कि नहीं 50 साल के बाद भी ट्रैवल करो, 60 साल के बाद भी ट्रैवल करो। बेटा पहले पैसे कमा लो फिर ट्रैवल करो। नहीं यार, ऐसे होता नहीं है। बेटा पहले ना तुम ये सेक्स वेक्स ना बाद में करो, पहले पैसे कमा लो। नो बॉस, ऐसे होता नहीं है, ऐसे होता नहीं है। जो करने का होता है वो तभी करने का होता है, वो बाद में चल के करूंगा। पोस्टपोन, कुछ चीजें ऐसे होती है। पोस्टपोन करना मतलब कैंसिल करना, वो पोस्टपोन नहीं है, वो कैंसिल है। एक कहावत है इंग्लिश में, डिले इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिनाइल। आप डिले करो फिर वो 0 हो जाता है, वो नो हो जाता है। अब आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, ऐसे आज का कल करते रहो। इट अमाउंट्स टू सेइंग नो, नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो डिले इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिनाइल। तो वो एक बहुत ही डेडली फॉर्म ऑफ डिनाइल है। आप अपने आप को डिनाई करोगे, नहीं यार 21 साल का हुआ, अभी तो कॉलेज खत्म हुआ है, चल मैं नौकरी पे लग जाता हूं, चल करियर थोड़ा सेट ऑफ तो होने। करियर सेट ऑफ हो गया, 24-25 साल पे पहुंच गए, कुछ किया आपने। अब 24-25 साल, अब तो यार मेरा करियर जोर पकड़ रहा है, चल और थोड़ा रुक जाते हैं, कुछ करना नहीं है, मुझे एडवेंचर स्पोर्ट्स करना था लेकिन अब नहीं करते, करियर चल रहा है। चल 30 साल की उम्र में थोड़ा सा स्टेबिलाईज हो जाऊंगा। 30 साल की उम्र पे आते हो, अरे स्टेबिलाईज हो रहा हूं लेकिन फिर भी यार मैं करियर की रस्सी को मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। करियर के डोर से मैं बंधा हुआ हूं, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। और अब बीवी बच्चे हो गए हैं या कुछ और, यानी अब ये स्टेज पे मैं छोड़ूंगा तो मेरी जो सीनियोरिटी है वो चली जाएगी। मैं सीनियोरिटी नहीं छोड़ना चाहता हूं। तो सीनियोरिटी के चक्कर में 30 से 35 साल पे पहुंच जाते हो, 35 से 40 साल पे पहुंच जाते हो। अब ये सीनियोरिटी का चक्कर कभी आपकी जिंदगी को छोड़ता नहीं है। आप
थोड़ा कम काम करोगे तो भी आपका सीनियरिटी जाने का डर रहता है। आप अगर एक जॉब क्विट करके दूसरे जॉब को पकड़ोगे और बीच में समझते हो 1 साल का मैं वेकेशन ले लेता हूं, 1 साल का हाइएटस, वो 1 साल का हाइएटस आपको भारी पड़ सकता है, नॉर्मल है। और 1 साल के हाइएटस आप कह सकते हो मैं इंडिया पूरा घूम के आया, मेरा मोटर बाइक लेके मैं नेपाल गया था, मैं पाकिस्तान गया था, कहने के लिए कह सकते हो। शायद आप एक किताब लिख सकते हो, शायद आप कुछ कर सकते हो उसको लेके, लेकिन आप ये भी जानते हो कि भाई वो पोस्टपोन मैंने जो किया है, मेरे करियर को पोस्टपोन किया है, करियर भी तो डैमेज हो सकता है। तो हर चीज को बैलेंस करना है। अब आप जो मोटर बाइक पे घूमना चाहते थे, अगर वो 40 साल की उम्र में किया, 25 साल की उम्र में क्यों नहीं किया? हो सकता है कि 25 साल की उम्र में आपके पास ज्यादा एनर्जी रहता और ज्यादा ये रहता। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपके जजमेंट में थोड़ी कमी रह जाती। जो 40 साल की उम्र में आपका एक जजमेंट मैच्योर हुआ है कि आप जज कर सकते हो, लोगों को जज करते हो, दुनिया को जज करते हो, सिचुएशंस को जज करते हो, इसलिए आप ज्यादा सेफ रहते हो। 40 साल, 45 साल, 50 साल, ठीक है, जो जोश कम है, बॉडीली जोश कम है, बॉडीली एनर्जी कम है, लेकिन जजमेंट बढ़ गया है, एक ठहराव आ गया है। दैट इज ऑल्सो ट्रू, वो बात भी सही है। आप किसी स्टडी को पकड़ते हो, किसी चीज को स्टडी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल लॉ। मैं आर्ग्यू करूंगा कि आप 20-25 साल की उम्र में या 20-22 साल की उम्र में आप अगर लॉ स्टडी करते हो, आपको वो बात समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप अगर 35-40 साल की उम्र में कुछ जॉब करने के बाद, कुछ करियर बनाने के बाद, कुछ बिजनेस करने के बाद, वर्ल्डली एक्सपोजर करने के बाद, अगर आप लॉ स्टडी करोगे या कुछ टॉपिक्स जैसे कि मैनेजमेंट स्टडी करोगे, वैसे जनरली मैं कहूंगा कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट स्टडी करोगे ना, आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आता है, क्योंकि आपके अंदर बुकिश नॉलेज के अलावा वर्ल्ड की, दुनिया का नॉलेज आ गया है। अब उस नॉलेज को लेके आप स्टडी ज्यादा गहराई से कर सकते हो सकता है कि आपका कंसंट्रेशन, आपका मेमोरी पावर थोड़ा कम हुआ है। हो सकता है कि आप पहले 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे कंटिन्यू स्टडी कर सकते थे, लेकिन आज आप 2 घंटे के बाद आपको ब्रेक लेना पड़ता है, 4 घंटे के बाद आपको क्विट करना पड़ता है। हो सकता है कि आपकी एनर्जी लेवल उतनी नहीं है, लेकिन आपके अंदर जो अंडरस्टैंडिंग का पावर आ गया है, जो ग्रहण करने का, जो एब्जॉर्ब करने का जो पावर आया है, और उसको दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में समझने का जो पावर आया है, लॉ, मैनेजमेंट, ये टाइप के सब्जेक्ट्स आप कॉन्टेक्चुअलाइज कर सकते हो उस चीज को। तो हो सकता है कि आप जब एक लॉ ग्रेजुएट या मास्टर्स करके निकलोगे तो एक्चुअली आपकी क्वालिटी बेहतर है, आप एक बेहतर लॉयर बन सकते हो। हाँ, जूनियर पोजीशन में स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे 35 साल 40 साल के उम्र में जूनियर पोजीशन में स्टार्ट करना मुश्किल होता है, दिक्कत होती है। लेकिन अगर उस दिक्कत को आपने सहन किया और आपने अपने आप को प्रोत्साहित किया, एंकरेज किया, आगे बढ़े, तो पॉसिबल है कि आप एक अमेजिंग लॉयर बन सकते हो और आप बहुत कुछ कर सकते हो जो दूसरों ने नहीं किया है। और एक बात मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। हमेशा एक ख्याल रहता है, हम किसी भी एक डोमेन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझो म्यूजिक, अगर हम कहते हैं यार म्यूजिशियन बनना चाहता हूं, गिटारिस्ट बनना चाहता हूं, तो हमेशा एक सवाल रहता है, अरे गिटार में तो बहुत सारे लोग गिटार बजाते होंगे, नहीं तो कंपटीशन बहुत होगा। अच्छा, तो मैं क्या करूं? अच्छा नहीं, गिटार नहीं, मैं तबला बजाऊंगा। क्यों? अरे तबले में कंपटीशन उतना नहीं है। क्या बात कर रहे हो, तबले में बहुत कंपटीशन है। अच्छा ठीक है, चलो एक एग्जॉटिक इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूं, सितार ले लेता हूं। सितार बजाने वाले बहुत कम है आजकल की दुनिया में। ये थॉट प्रोसेस कि कंपटीशन है इसलिए मैं नहीं करूंगा, ये कितने हद तक सही है? देयर इज ऑफ कोर्स उसकी एक वैलिडिटी है,
ये थॉट प्रोसेस की अपनी एक वैल्यू है, एक वैलिडिटी है, मानना पड़ता है। लेकिन कितना हद तक वो सही है? अगर आपको आपके अंदर वो पैशन है कि आप गिटार बजाओगे, तो ये सब मत सोचो। ये एक सजेशन है मेरा कि इस तरह से मत सोचो कि मुझे कुछ यूनिक बजाना चाहिए। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव अगर म्यूजिशियन बनना है तो आपको जो इंस्ट्रूमेंट सबसे ज्यादा आकर्षित करता है उसे हाथ में ले लो, चाहे वो कॉमन हो चाहे वो अनकॉमन हो, और आप उसमें पूरी तरह से घुस जाओ, सीखो। पहले आपको लर्निंग कर्व पार करना पड़ेगा। सेल्फ लर्निंग से बहुत ज्यादा नहीं होता है, और मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। सेल्फ लर्निंग, आप 6 महीने भी सेल्फ लर्निंग करते हो ना इनिशियली, आई थिंक इनिशियल स्टेज इज नॉट अ गुड टाइम फॉर सेल्फ लर्निंग। आपको सेल्फ लर्निंग अगर करना है, थोड़ा टाइम जाने दो। आप पहले किसी गुरु के अंडर सीखो या किसी म्यूजिक स्कूल में जाके बेसिक्स सीख लो। बेसिक्स सीखने के बाद एक डिसेंट प्लेयर बनने के बाद, उसके बाद अगर सेल्फ लर्निंग करते हो, इनोवेशन करते हो, कुछ नया करते हो, गिटार को किस तरह से नए तरीके से बजाना है, मेरे इसके बारे में बहुत सारे आइडियाज हैं। अगर कोई मुझे गिटार सिखाएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो लेकिन मैंने रियलाइज किया है कि मैं सेल्फ लर्निंग से आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। फ्लूट बजाने का मेरा बहुत शौक है, लेकिन मैंने रियलाइज कर लिया है कि मैंने सेल्फ लर्निंग क्या है कि मैंने गलती कर दी, वो ठीक नहीं किया मैंने। और जिस चीज को मुझे, यानी जितनी तरक्की मैं कर सकता था किसी से फॉर्मल इंस्ट्रक्शन लेके, यूट्यूब से सीख के, या ये मेरे से तो नहीं हुआ। मे बी आई एम नॉट नेचुरली टैलेंटेड, कुछ लोग नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जैसे भी हो। तो एक कमिंग बैक टू द टॉपिक, कंपटीशन कितना है इसके हिसाब से आई थिंक नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है कि आपका पैशन जहां पे है उस पे जाओ। किसी करियर, फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, डिमांड क्या है, कितने लोग हैं, इज देयर टू मच डिमांड, इज देयर टू मच सप्लाई। अगर टू मच सप्लाई है तो भी आप अगर अपनी कोई यूनिकनेस लेके जाओगे उस फील्ड में, अब आपका यूनिकनेस मैं नहीं जानता हूं, आप जानते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप आते हो एक बिजनेस फैमिली से, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, आप एक डायमंड मर्चेंट के फैमिली में पले बड़े हो, या एक मेडिकल डॉक्टर्स के फैमिली में पले बड़े हो, तो आपके अंदर ऑलरेडी घर के वातावरण से आपको बहुत कुछ पता है कि डॉक्टर्स का लाइफ क्या होता है, उनके रूटीन्स क्या होते हैं, उनकी कमाई कैसे होती है, कितनी होती है, कहां से होती है, ये सब ऑलरेडी प्रोबेबली आप समझ चुके हो। अब आप अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो तो आपके अंदर एक यूनिक बात है कि आप मेडिकल फील्ड को ऑलरेडी फ्रॉम द इनसाइड जान चुके हो। और अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे और आप किसी हॉस्पिटल को सर्विसेज दोगे, या किसी मेडिकल डॉक्टर या सर्जन को अपने सर्विसेज देते हो, तो आप एक डोमेन नॉलेज के साथ में, एक स्पेशल चीज के साथ में आप उनको दे रहे हो, सर्विस दे रहे हो सकता है आप बहुत यूनिक हो उस हिसाब से एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये यूनिकनेस से आपके चार्जेस, आप बेहतर चार्ज कर सकोगे शायद, या फिर आप अपने प्रोफेशन में एक अलग स्थान बनाओगे बिरादरी में, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की बिरादरी में आपका एक अलग स्थान होगा जहां पर लोग आपको उस चीज के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। पॉसिबल, लेकिन मान के चलते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं। आप एक कॉमन ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आपके अंदर कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, आर यू सेटिस्फाइड? आप जो कर रहे हो उससे आप खुश हो? अगर आप खुश हो, एक्सेलेंस, आपको नंबर 1 अव्वल नंबर का चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। आप एक ऑर्डिनरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, एक छोटा सा दुकान लेके, एक छोटा सा गाला लेके कहीं पे बैठे हो और आपका
महीने में आपका 2 लाख 3 लाख निकल के आता है या 1 आध लाख निकल के भी आता है और आपके नीचे 2-4 लोग काम कर रहे हैं, आर्टिकलशिप कर रहे हैं, इट्स ओके, इट्स ओके। आर यू सेटिस्फाइड? हाँ, मैं होम लाइफ से सेटिस्फाइड हूं, मैं शांत जिंदगी जी रहा हूं, मैं जिस तरह से जीना चाहता हूं उस तरह से जी रहा हूं, ये मेरा लाइफ है। तो वेरी गुड, एक्सेलेंट। कोई जरूरत नहीं है एक्सेलेंस की। एक्सेलेंस मतलब बाहर से किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। आप संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाइड हो, आपके दिल में सुकून है, और क्या चाहिए? ग्लैमर की जरूरत नहीं है लाइफ में। आप जो कर रहे हो, आपके दिल में सुकून है, आपके बच्चे आपसे प्यार करते हैं, आपकी बीवी आपसे प्यार करती है, एक छोटा सा घर है, एक छोटी सी दुनिया है, एक छोटा सा संसार है, आपने बसा लिया है, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, वेरी गुड, एक्सेलेंट, दैट इज लाइफ। लेकिन दोबारा मैं एक पॉइंट पे आ जाता हूं कि अगर आप ऐसे सवाल करो कि एज अ ह्यूमन एनिमल मैं कहां पर हूं? क्या मैं 20 साल की उम्र में हूं, 25 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल? अब एज अ ह्यूमन एनिमल मुझे क्या चाहिए? फॉर एग्जाम्पल मुझे एज अ ह्यूमन एनिमल 1-1.5 घंटे का, 2 घंटे का वर्कआउट चाहिए, मुझे चाहिए। मैं वर्कआउट करता हूं, मुझे मजा आता है। मैं साइकिलिंग करता हूं या जिम में जाता हूं या स्विमिंग करता हूं। मेरे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स हैं। कभी मैं सिर्फ साइकिलिंग करूंगा, कभी मैं सिर्फ जिम में जाऊंगा, कभी मैं सिर्फ स्विमिंग करूंगा, रोज करूंगा, हफ्ते में 5 बार करूंगा। उसमें मैं पूरी तरह से इमर्स हो जाता हूं, और कभी कभी सब कुछ छोड़ छाड़ के कुछ भी नहीं करता हूं, मोटा होता हूं। ये मेरा लाइफ है, ये मेरा तरीका है। मुझे मिलने वाली चीज, मुझे मिलने वाला जो निवाला है, लाइफ का निवाला, मुझे सेटिस्फाई करता है, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो मेरा सवाल यह होना चाहिए कि मैं किस तरह से मेरे लाइफ का हर एक निवाला सेटिस्फैक्टरी रखूं। हर रोज हम कुछ निवाले खाते हैं, मुंह में मॉर्सेल्स खाते हैं। रोज हम एक निवाला अपने मुंह में रखते हैं, या रोज को एक निवाला मत समझो, सुबह को एक निवाला समझो, दोपहर को एक निवाला समझो, शाम को एक निवाला समझो जो मुंह में डालते हो। क्या आपने सुबह में ऐसा कोई काम किया जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिली? और अगर जवाब है हाँ, इसमें से मुझे सेटिस्फैक्शन मिली। अब सेटिस्फैक्शन किस चीज का हो सकता है? मैंने 50 पुशअप्स किए, मुझे उसमें से सेटिस्फैक्शन मिली, ठीक है, वेरी गुड, एक्सेलेंट। या फिर मेरे दोस्त के साथ मैंने आधे घंटे के लिए बात किया, 1 घंटे के लिए बात कर लिया, मैंने मेरे दिल्ली वाले दोस्त को फोन किया और बहुत मजा आया, अच्छा लगा, वीडियो कॉल किया हम लोगों ने, मुझे एक निवाला सेटिस्फैक्शन का मिला, मैं खुश हूं। चलो अब दोपहर के निवाले को देखते हैं। दोपहर के निवाले के लिए चलो, मैंने कुछ काम कर लिया, मेरा सारा जो काम था मैंने पूरा कर लिया, इस काम को मैंने समेट लिया। चलो अब मैंने दोपहर का निवाला खा लिया, अब शाम के निवाले पे, अरे शाम के निवाले में ना थोड़ा सा एक वाइफ के साथ सेक्स हो जाए, एक मजा हो जाए, थोड़ा प्यार मोहब्बत हो जाए, थोड़ा रोमांस हो जाए, थोड़ा किसिंग और कडलिंग हो जाए। अगर आप शराब पीते हो, थोड़ा वोडका हो जाए, और थोड़ा सा म्यूजिक हो जाए, थोड़ा सा जगजीत सिंह के गजल हो जाए, थोड़े से पंकज उधास के गजल सुन लूं, या राजेंद्र मेहता, नीना मेहता, थोड़ा एनीथिंग। आपको मूवीज देखने में मजा आता है, चलो यार ड्राइव के लिए जाते हैं, मूवी देख कर आते हैं, पत्नी को लेके जाओ, बच्चों को लेके जाओ, पिक्चर देख के आओ। आपको अगर दिन के 2 या 3 सेटिस्फाइंग निवाले मिल गए, हो गया। अब वो 3 सेटिस्फाइंग निवाले कहां से प्राप्त करना है, क्या करके प्राप्त करना है, वो आपको सोचना है। सुबह को रनिंग के लिए गए, जॉगिंग के लिए गए, एक निवाला।
दोपहर को कुछ किया 2 निवाले, शाम को किया 3 निवाले। चलो यार 2 निवाले हुए नहीं, आज सिर्फ 1 निवाला हुआ। आज ना सुबह को मैं ना बॉक्सिंग किया। मैं मेरे बॉक्सिंग जिम में गया था और बहुत अच्छा राउंड हुआ स्पारिंग का। मैंने कुछ नए सीखे, मैंने कुछ नए ये सीखे, स्टेप्स सीखे, पैटर्न सीखे, बहुत मजा आया। तो बस हो गया, वेरी गुड, एक्सेलेंट। शाम को, अरे शाम को मजा नहीं आया। शाम को यार बॉस बहुत किटकिट कर रहा था। लेकिन सुबह को मैंने जो निवाला खाया था उससे मेरा दिन बन गया है। माई डे इज मेड। तो आप एक सेटिस्फैक्शन को लेके सोच सकते हो। हर रोज कोशिश करो कि 1 या 2 निवाले मिले जिसको देख के आप कह सकते हो हाँ यार ये मैंने आज किया, ये मैंने आज किया और मुझे मेरा इनर पर्सन, मेरे अंदर का इंसान मेरे साथ खुश है, वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, वो कह रहा है हाँ वेरी गुड क्रिश यार, तूने हम दोनों की दोस्ती तूने संभाल ली, हम दोनों का प्यार जो है ना तूने बरकरार रखा। मेरे अंदर का इंसान कह रहा है हाँ क्रिश यार ये बहुत सही किया तूने, चल शाम को कॉम्प्रोमाइज, चल ठीक है, बहुत मजबूरी थी और बॉस का कुछ सुनना पड़ा और बकवास था, उसने बहुत दिमाग चबा लिया, लेकिन चलेगा बिकॉज सुबह को तुमने मेरे साथ दोस्ती निभाया। तो इस तरह से हर रोज का 1 निवाला, 2 निवाले, 3 निवाले अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कर लो। अपनी मोहब्बत, अपने लिए जो मोहब्बत है वो दिखा लो। अपने अंदर के इंसान को मोहब्बत दिखाओ और दोस्ती दिखाओ कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं आई अंडरस्टैंड यू। और ये एक शॉर्ट टर्म गोल है, शॉर्ट टर्म आप कह सकते हो यार, लेकिन लॉन्ग टर्म का क्या, लॉन्ग टर्म भी शॉर्ट टर्म से ही बनता है। शॉर्ट टर्म गोल होगा म्यूजिक बजाने का, एक इंस्ट्रूमेंट बजाने का, आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए आपने कभी रियाज कर लिया, वही आपका लॉन्ग टर्म गोल होते होते आपको एक्सेलेंस की तरफ ले जाएगा। यू मे बी एन एक्सेलेंट इंस्ट्रूमेंट प्लेयर, हो सकता है आप बहुत एक्सेलेंट म्यूजिशियन बनोगे। आज आप 1 घंटे के लिए रियाज कर रहे हो और हो सकता है कि अगले साल से आप 3-3, 4-4 घंटों के लिए करोगे और आप बढ़ोगे। लेकिन आप आज आधा घंटा, 1 घंटा तो करो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो वो जो है हर रोज का 1 निवाला खा लेना या 2 या 3 निवाले, मॉर्सल्स ऑफ हैप्पीनेस, बहुत जरूरी है। अपने अंदर के इंसान को खुश रखो। और वो अंदर का इंसान जानवर है तो जानवर ही सही। आपके अंदर का इंसान तब खुश होता है जब आप सेक्स करते हो, तो ठीक है, गो फॉर इट, गो फॉर इट, डू इट, करो, आप मजे लो, बेस्ट करो, मेक लव। और इस तरह से करो ताकि सामने वाले को भी मजा आए, आपकी वाइफ को भी मजा आए, आपकी गर्लफ्रेंड को भी मजा आए। उस तरह से करो, आप एक्सप्रेस करो अपने लव को, अपने सेटिस्फैक्शन को, अपने एनिमल इंस्टिंक्ट को एक्सप्रेस कर लो। अब वो करने के बाद आपका ह्यूमन इंस्टिंक्ट भी जागेगा। आप कहोगे हाँ चल मजा आ गया, एज एन एनिमल मजा आ गया, अब मैं एज ए ह्यूमन क्या करूं, एज अ सोशल पर्सन क्या करूं, क्या अब मैं लोगों के बीच में जाके क्या करूं, मैं लोगों को कैसे सपोर्ट करूं, लोगों को कैसे हैप्पी करूं, अपने परिवार को कैसे हैप्पी करूं, अपने परिवार को कैसे संभालूं। अपना इनर एनिमल को आपने संभाल लिया ना, तो अब वो खुश है, अब वो पूरी तरह से आपको सपोर्ट करेगा। ये भी एक सोच है। और ये भी मैं अपने साथ क्या करूं, व्हाट एम आई डूइंग विथ माई लाइफ, वेयर एम आई गोइंग विथ माई लाइफ, मैं जिंदगी के साथ में क्या कर रहा हूं, ये सब के बीच में ये डे टू डे, आवर टू आवर जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको संभालना बहुत जरूरी है। अपने अंदर के जानवर को संभालो, अपने अंदर के जानवर को खुश करो।
अपने अंदर के जानवर के टच में रहो। एक तरीका है टच में रहने का, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि लोग जानते नहीं अपने अंदर के जानवर को क्या चाहिए। आप लिखना शुरू करो, आप लिखो, फ्री फ्लो में लिखो। आप बैठो, एक बार पेपर एंड पेन ले लो और जो मन में आए लिखो, जो मन में आए। मैं आपको कोई दिशा ही नहीं देता हूं, जो मन में आए फ्री कर दो, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ। फिर कागज को रखो, चाहे कागज तो को फेंक दो, जो आपको ठीक लगे करो। लिखो और थोड़ा लिखो, रोज लिखो, 1-8 घंटे के लिए लिखो, 2-4 घंटों के लिए लिखो, जब टाइम मिले लिखो, सुबह लिखो, शाम लिखो, प्रेफरेबली हैंड राइटिंग, हाथ से, क्योंकि टाइपराइटर नहीं, क्या मोबाइल और कंप्यूटर और लैपटॉप्स, मेरे हिसाब से वो आपको अपने आप से डिस्कनेक्ट करता है। तो मेरा सजेशन है कि हैंड राइटिंग लिखो। और एक मैं तरीका बताता हूं, लेफ्ट हैंड से लिखो। आप लेफ्ट हैंड से लिखते हो, आपको अगर मुश्किल पड़ता है तो ट्राई करके देखो। हो सकता है कि आपका लेफ्ट हैंड मिरर राइटिंग करेगा, आपका राइट हैंड लेफ्ट टू राइट जाएगा, आपका राइट हैंड लेफ्ट टू राइट जाएगा, तो आपका लेफ्ट हैंड इस दिशा में लिखेगा और ABCD उल्टा लिखेगा, मिरर राइटिंग हो जाएगा। यानी आप मिरर के सामने पकड़ोगे तो वो आपको दिखाई देगा। अपने ब्रेन के 2 हिस्सों को फ्री करो। हो सकता है आप अपने लेफ्ट हैंड से लिखने शुरू करोगे तो आपके दिमाग के अंदर का जो सच है ना, वो निकल कर आएगा, उभर कर आएगा। दिमाग के अंदर के सच को निकलने का परमिशन दो। जो भी लिखना है, कैसे भी लिखना है, जिस भाषा में लिखना है, छोड़ दो, उसको फ्री कर दो और देखो क्या निकलता है। और देखते रहो, पहले एक फ्लो को निकल जाने दो। आपके अंदर से हो सकता है कविता निकलेगी, हो सकता है आपके अंदर से जोक्स निकलेंगे, हो सकता है आपके अंदर से फिलॉसफी निकलेगा। जो भी निकलता है निकलने दो, उसको सुनो, उसको पढ़ो, उसको देखो। आप अपनी लिखी हुई चीज को पढ़ोगे ना, खास करके उसको ड्रॉवर में डाल के अगर 2-4 दिन के बाद या हफ्ते भर के बाद या महीने भर के बाद अपने लिखे हुए चीज को पढ़ोगे ना, आपको ऐसे लगेगा कि आपको अपने आप से एक मैसेज मिला है। अपने अंदर के इंसान से आपको कुछ मैसेज मिल रहा है, वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आपको ऐसे नहीं लगेगा ये मैंने लिखा है। ये कम से कम ये मेरा एक्सपीरियंस था, मैं ये किया करता था, तो मुझे ऐसे महसूस होता था, अरे ये मैंने लिखा, अजीब है यार, मैंने ये लिखा। अच्छा, अब ऐसे लगता है कि मैं अपने आप को नए तरीके से पहचान रहा हूं। आपने कभी ये ट्राई किया है? किसी से कहो कि आपका साइड व्यू मोबाइल से या कैमरा से ले ले, बैक व्यू, साइड व्यू, अनयूजुअल एंगल से अपनी फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करो एक बार। बच्चों से कह दो, बीवी से कह दो, फ्रेंड से कह दो कि मेरे साइड से पिक्चर लो, वीडियो ले लो। मैं जानूं तब करो या न जानूं तब करो, पीछे से मैं चल रहा हूं, आप देखो आप कैसे लग रहे हो, पीछे से कैसे लग रहे हो, साइड से कैसे लग रहे हो, सामने से कैसे लग रहे हो, लेफ्ट साइड से कैसे लग रहे हो। देखो आपको बड़ा अजूबा फील होगा यार कि ये मैं हूं। हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आएगा, आप कहोगे यार मैं मोटा लग रहा हूं, मोटी लग रही हूं, मेरी चर्बी दिख रही है, मेरे बबले इतने बड़े हैं, मुझे पता नहीं था। सेल्फ क्रिटिसिज्म मत करो, आप जो हो, जैसे हो वो हो, लेकिन देखो तो सही आप कौन हो, बाहर से कैसे लगते हो, दूसरों की नजरों से आप देखो आप कैसे लग रहे हो। हो सकता है कि आपके मेंटल कुछ किंक्स हैं जो छूट जाएंगे, कुछ ऐसे अटकी हुई चीजें हैं, गांठ हैं जो खुल जाएंगे। ट्राई करके देखो, ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करके देखो। तो कुछ ऐसा अनयूजुअल करके देखो, आप अपने बारे में सोच के देखो कि आप कौन हो, आप क्या चाहते हो, आपके अंदर का आदमी क्या चाहता है, आपके अंदर की औरत क्या चाहती है, आपके अंदर का बच्चा क्या चाहता है। एक और कॉन्वर्सेशन है जो करने की जरूरत है कि आपके अंदर का बच्चा जो है
चाहे आप 50 साल या 60 साल या 70 साल के इंसान हो, फिर भी आपके अंदर का एक बच्चा भी है। और आपके अंदर का, चाहे आप 25 साल के हो, आपके अंदर का एक बूढ़ा भी है। और आपके अंदर का एक मिडिल एज, एक एवरेज, एक 30-year-old पर्सन भी है, एक अडल्ट है। तो आपके अंदर एक चाइल्ड है, एक अडल्ट है और एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट है आपके अंदर। और वो तीनों हैं और कभी कौन बोलता है आप पहचानते नहीं हो। आपको आदत पड़ गई है कि बच्चे को अनसुना करना। आप शायद वो आपके अंदर का जो बूढ़ा है वो बूढ़े की आवाज सुनते रहते हो और आपको लगता है वो आपकी आवाज है। नहीं, आपके अंदर की वो बूढ़े की आवाज है। ये एक अलग ही डिस्कशन है और ये डिस्कशन करने की जरूरत है। आपके अंदर का जो एक रीजनेबल पर्सन है, क्या वो बोलने के लिए आजाद है या फिर बूढ़े की आवाज उसे दबा रही है? आपके दिमाग के अंदर हो सकता है आप मर्द हो, लेकिन आपके दिमाग के अंदर ना आपने अपने मां को बसा लिया है। वुमेन्स वॉइस, आपके दिमाग से वुमेन्स वॉइस निकलता है। हो सकता है कि आपके अंदर जो बूढ़ा है वो बूढ़ा नहीं है, बूढ़ी है। और बूढ़ी की आवाज में बात कर रही है और आप पहचानते नहीं हो, आप सोचते नहीं हो, आप समझते नहीं हो। एक बार उसको देखो, उसको पहचानो, फिर उसको सुनना है, उसको चुप करना है, उसके साथ कैसे डील करना है, उसे सेटिस्फाई करना है, उसे रिजेक्ट करना है, अपने अंदर के बच्चे को रिजेक्ट करना है, उसको शांत करना है, उसको टॉफी देना है। वो बच्चा रो रहा है, हंस रहा है, चुप है, शांत है, सेटिस्फाइड है, डिससेटिस्फाइड है, आपसे रूठ गया है। आपके अंदर का जो लॉजिकल इंसान है, करीब करीब 30-35 साल का जो इंसान है, वो चुप हो गया है, दब गया है, रूठ गया है, अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहा है। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है आपके अंदर। एक पूरा डिस्कशन उसी बात पे होना चाहिए। एक पूरा टॉपिक है वहां पर, आपकी अपनी साइकोलॉजी। ये भी डिस्कस करने जैसा है और हम करेंगे। लेकिन आप अपने आप से क्वेरी करो, मैं कौन हूं, मैं अपने आप को साइकोलॉजिकली किस तरह से सपोर्ट कर सकता हूं, मैं कैसे अपने आप को सपोर्ट करूं, मैं कैसे अपना खुद का बेस्ट फ्रेंड बनूं, मैं कैसे वो इंसान बनूं जब मैं 60 साल 70 साल की उम्र में पहुंचूंगा और मरने का समय आएगा। एक्चुअली मरने का समय आएगा ना, मेरा मौत मेरे सामने आएगा ना, तो मैं कहूँगा हाँ यार, मुझे लाइफ में जो करना था ना मैं कर चुका हूं, मैं कर गुजरा हूं। या अगर नहीं भी किया है, चल, आई मेड माई पीस, मैं शांत हूं। मुझे जितना इस जिंदगी से जूस लेना था, सेटिस्फैक्शन लेना था, यानी जैसे अगर लाइफ गन्ना है तो इस गन्ने को मैं चूस चुका हूं। इस गन्ने को मैंने चबा लिया, चूस लिया, उसमें से मैंने पूरा जूस निकाल लिया। अब ठीक है यार, लाइफ एक चूसा हुआ गन्ना है, आई डोंट माइंड। मरने से मुझे कोई गम नहीं है। मुझे जीना था, मैंने जी लिया, जो करना था मैंने कर लिया। और अगर नहीं किया तो चलो, अब उस चीज का भी अफसोस नहीं है, मैंने लेट गो कर लिया है। मुझे अब किसी चीज की शिकायत नहीं है। उस जगह पे आप अपने आप को लेके आओ जब तक आप 60-70 साल के उम्र पे पहुंचते हो, या उससे भी जल्दी पहुंच सकते हो। शायद 40 साल की उम्र में ये हो जाएगा। छोड़ यार, प्यार, जिंदगी से प्यार है, लेकिन मौत का डर नहीं है, मौत से नफरत नहीं है, मौत से किसी तरह का नेगेटिव फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है ना, आ गया। अब मुझे ज्यादा जिंदगी से एक्सपेक्टेशन नहीं है, मैं चूसना नहीं चाह रहा हूं। मैं ठीक है, मिलेगा खा लूंगा, मैं और कुछ में और जिंदगी के निवाले मिलते हैं, खा लूंगा। और जो भी रोज मैं अपने साथ दोस्ती निभाऊंगा और मेरी जिंदगी में जो जिंदगी से जो निवाले पा सकता हूं, मैं अपने साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं अपने साथ अनफेयर नहीं बनूंगा, मैं अपने आप को नर्चर करूंगा। आप इस जगह पे लेके आ सकते हो। और अगर आप 20-30 साल के हो तो सवाल पूछो
मैं अपने आप को उस जगह पे कैसे लेके आऊं, कैसे मैं उस जगह पर पहुंचूं कि मैं 30 साल का पहुंच जाऊंगा, मैं 40 साल का हो जाऊंगा, मैं 50 साल का हो जाऊंगा, तो मुझे मौत का खौफ नहीं रहेगा, कि मुझे जिंदगी न जीने का गम नहीं रहेगा। हो सकता है आप डिवोर्सी हो सकता है आपकी जिंदगी में कुछ ठीक नहीं हुआ है अब तक। आगे का क्या होना है वो आपके हाथ में है। आपको सेटिस्फैक्शन लेना है, वो जिंदगी से सेटिस्फैक्शन कैसे लेना है वो काम आपका है। हाँ, बहुत लाइफ झंड है, बहुत गरीबी है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स को जरूरी नहीं है हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। कुछ प्रॉब्लम से भाग भी सकते हो, कुछ प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो, त्याग सकते हो। मैं मेरी माँ का रिस्पेक्ट कैसे पाऊं? मेरी माँ मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती है, कोई जरूरत नहीं मेरी माँ का रिस्पेक्ट का, नहीं चाहिए, माँ का रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो मुझसे प्यार नहीं करती है, ना करे, ना ही सही। मुझे रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है, मुझे प्यार की जरूरत नहीं, मैं अपने आप से प्यार करता हूं। मैं नहीं चाहता हूं उनका प्यार और रिस्पेक्ट। मेरे पिताजी मुझे तुच्छ समझते हैं, समझने दो यार। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर सकते हो करना चाहो तो, ना सॉल्व करो तो भी चलेगा। मेरे पति मुझसे प्यार नहीं करते हैं, ठीक है, तुम्हारे पति तुमसे प्यार नहीं करते, क्या तुम अपने आप से प्यार करती हो? तुम अपने आप से प्यार करो ना, पति का बाद में देखा जाएगा, तुम अपने आप से प्यार करो। ये कर सकते हो, ये भी एक सोल्यूशन है, ये भी एक तरीका है। तो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व, मेरी गरीबी है, मेरी बहुत गरीबी है, मेरा घर नहीं है। अच्छा, तुम्हारा घर नहीं है, कैसे रहते हो? किराए पे रहता हूँ। अच्छा, तुम किराए पे कहाँ रहते हो? मुंबई में रहता हूँ। किराए पे मुंबई में रहते हो ना, चलो ना एक काम करो, किराए के घर को छोड़ दो, रत्नागिरी में चले जाओ, औरंगाबाद चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, पटना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, कहीं भी जा सकते हो, तुम आजाद हो। किराए पे का घर जो है यहाँ पे मिल रहा है, हाँ, लेकिन यहाँ जो काम मिल रहा है वो वहां नहीं मिलेगा, हो सकता है कुछ और काम मिलेगा। जाओ, काम ढूंढो, निकलो, यहाँ का घर इस्टेब्लिशमेंट पैकअप करो, निकलो, कहीं और रहो। मुंबई के गरीब आदमी का प्रॉब्लम को छोड़ के बिहार में जाके मैं इमिग्रेंट हूं बनो, देखो क्या होता है। कोलकाता पहुंच जाओ, कहीं और पहुंच जाओ। ये काम में आप सक्सेस नहीं कर रहे हो, छोड़ दो ये काम यार, दूसरा कोई काम में सक्सेस करने को देखो। ये काम ही छोड़ दो, पूरा त्याग दो, ये काम में मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, छोड़ ही दो। मैं दुकान चला रहा हूं, मेरा दुकान नहीं चल रहा है, तो ये दुकान चलाने का प्रॉब्लम छोड़ दो, कुछ और करो, किसी और के दुकान में काम करने का प्रॉब्लम अपना लो, देख लो क्या होता है, ट्राई करके देखो, हो सकता है कि वो बेहतर है। तो यानी कि कहीं पे स्टक होने की जरूरत नहीं है। मैं इस जगह में स्टक हूं, मेरे लाइफ में मैं स्टक हूं, मैं चिपक गया हूं, मैं अटक गया हूं। क्यों अटके हो? आजाद करो। अब आजाद करने के लिए कुछ नुकसान भी सहना पड़ेगा, हाँ, नुकसान सहना पड़ेगा, सह लो। हो सकता है नुकसान के बाद फायदे होंगे। नुकसान, अरे ये यहाँ का घर छोड़ना पड़ेगा, किराया, वो डिपॉजिट वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, डिपॉजिट नहीं वापस कर रहा है, 1 लाख ना, छोड़ दे, आगे कहीं और कुछ और ढूंढ, हो सकता है तुझे 1 लाख वापस मिल जाएंगे, कुछ और करेगा, उसमें से निकल के आएंगे। तो यानी थोड़ा सा इनोवेटिव, फ्री होके सोचो, अपने मन को फ्री करके सोचो, अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी दिमाग की मुट्ठी को खोल के सोचो। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव बल नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय